हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एंड रिलेशन ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड विद डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आखिरकार स्कैटरिंग इन क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है, स्कैटरिंग थ्योरी को हमें पढ़ना क्यों जरूरी होता है, और साथ के साथ हमने ये भी जाना था कि किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम में हमें दो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज पर डिटरमाइन करने पर हमारा फोकस रहता है, और वो एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज होती है हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। इन दोनों स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की हेल्प से हम उस फोर्स को एनालाइज कर सकते हैं, उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कि स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन ये है कि हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम की एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज दैट इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे। वो हम डिटरमाइन करते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से। आज हम पढ़ेंगे कि आखिरकार स्कैटरिंग थ्योरी में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड क्या रोल प्ले करता है, और साथ के साथ हम रिलेशनशिप डिराइव करेंगे स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का विद डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। तो अगर स्टूडेंट्स, अगर आप आज का लेक्चर अच्छे से समझना चाहते हैं तो आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इस टॉपिक में यूज हुए रिजल्ट जो है वो आज हम डायरेक्ट यूज करेंगे, और उस टॉपिक का डायग्राम भी आज के इस टॉपिक में भी यूज किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग में हमने क्या देखा था फर्स्ट लेक्चर में, कि हमारे पास एक इंसिडेंट बीम होती है जो कि कंसिस्ट होती है मोनो एनर्जेटिक पार्टिकल से। इसे हम फॉल करवाते हैं एक टारगेट के ऊपर जो कि रेस्ट में होता है, और ये बीम जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग इंसिडेंट होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर टारगेट का जो पोटेंशियल फील्ड है वो यहाँ तक है। ये जो डॉटेड स्फीयर आपको दिखाई दे रहा है, इस टारगेट का पोटेंशियल भी यहाँ तक एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही ये पार्टिकल्स इस पोटेंशियल फील्ड में एंटर करेंगे तो होगा क्या, ये पार्टिकल्स टारगेट के द्वारा सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर कर दिए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, उन स्कैटर्ड पार्टिकल्स को एनालाइज एंड डिटेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर एक डिटेक्टर लगाया था। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो ds था, और ये डिटेक्टर जो है टारगेट पर सॉलिड एंगल डी ओमेगा सबटेंड कर रहा था। तो स्टूडेंट्स, डी ओमेगा डायरेक्शन में जो हमारी स्कैटर्ड बीम है वो हमने यहाँ पर ये शो की है। डिटेक्टर जो है इस सॉलिड एंगल डी ओमेगा में जितने भी स्कैटर्ड पार्टिकल्स होंगे उन सबको डिटेक्ट कर लेगा। ये स्कैटर्ड बीम जेड एक्सिस का जो एंगल बना रही थी वो थीटा था, और ये स्कैटर्ड बीम एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बना रही थी वो हमारे पास फाई था। तो जो हमारा सॉलिड एंगल है इन दो एंगल से डिफाइन होगा, थीटा एंड फाई से। डिटेक्टर की पोजीशन जो है वो थीटा और फाई से डिटरमाइन होगी। ये डिटेक्टर जो है वो 360 डिग्री रोटेट कर सकता है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर हुए पार्टिकल्स को डिटेक्ट एंड एनालाइज कर सकता है। एक पर्टिकुलर पोजीशन पर डिटेक्टर के लिए थीटा और फाई की वैल्यू जो है वो फिक्स होंगी। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली क्या है, ये है स्कैटर्ड बीम इन द डायरेक्शन थीटा फाई। जैसे हम डिटेक्टर को रोटेट करेंगे वैसे ही थीटा और फाई की डायरेक्शन जो है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब करना क्या होगा, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पोटेंशियल फील्ड है टारगेट का वो यहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है। जब हमारी इंसिडेंट बीम इस पोटेंशियल फील्ड से, इस टारगेट से बहुत बहुत दूर होगी, तो इस पैरेलल बीम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्लेन वेव के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो प्लेन वेव जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है। हमें पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल को एज अ वेव नेचर की तरह ट्रीट किया जाता है। हर एक मूविंग पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। तो इस इंसिडेंट बीम में जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन्हें हम प्लेन वेव की हेल्प से शो कर सकते हैं। वो प्लेन वेव्स आपको ड्रॉ नहीं करनी है, आपको डायग्राम सिर्फ एग्जाम में ये ड्रॉ करना है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर मैं प्लेन वेव्स ड्रॉ कर रहा हूं। ये हमारी प्लेन वेव्स होंगी जिनके द्वारा हम इंसिडेंट
पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन प्लेन वेव्स को आप डॉटेड कर सकते हैं। ये हमारी इंसिडेंट प्लेन वेव है। ये पार्टिकल जो हैं वो प्लेन वेव की तरह कब बिहेव करेंगे, जब ये पार्टिकल्स इस टारगेट पोटेंशियल से बहुत बहुत दूर होंगे। ये हमारी है प्लेन वेव, इंसिडेंट प्लेन वेव। और क्योंकि ये वेव जो है वो पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलोंग ट्रेवल कर रही है, तो प्लेन वेव को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? प्लेन वेव को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कांस्टेंट ए ई रेज़ टू पावर आइटा के जेड। तो ये हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल्स का वेव फंक्शन होगा ए ई आइटा के जेड, जो कि एक प्लेन वेव की फॉर्म में होगा। तो इसे हम साई आई से डिनोट करेंगे। साई आई मींस वेव फंक्शन फॉर इंसिडेंट पार्टिकल, जो कि एक प्लेन वेव की तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जब ये प्लेन वेव इस टारगेट के पोटेंशियल फील्ड में पहुंचेगी तो क्या होगा? ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड वेव फ्रंट होगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो जो हमारी स्कैटर्ड वेव्स होंगी वो स्फेरिकल वेव्स होंगी, और वो स्फेरिकल वेव्स आपको ड्रॉ नहीं करनी है, आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। वो स्फेरिकल वेव जो है वो कुछ इस तरह से होंगी। जैसे जैसे इन स्फेरिकल वेव्स का डिस्टेंस टारगेट से बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे ये इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो ये स्फीयर जो हैं वो आप इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। ये हमारी पहली स्फेरिकल वेव है, ये वाली फर्स्ट। ये हमारी दूसरी स्कैटर्ड स्फेरिकल वेव है। तो यहां पर डिस्टेंस मैंने ज्यादा रखा है फर्स्ट और टू के बीच में। ये हमारी तीसरी स्कैटर्ड स्फेरिकल वेव है, जो कि डाइवर्जिंग वेव है। ये डाइवर्ज हो रही है विद डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट। ये हमारी थर्ड स्फेरिकल वेव है। ये जितने भी मैंने सर्कल्स बनाए हैं 1 2 3, ये आपको ड्रॉ नहीं करने एग्जाम में, सिर्फ आपको पोटेंशियल फील्ड वाला सर्कल ड्रॉ करना है। ये आपको समझाने के लिए बनाया है कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। तो जो हमारी स्कैटर्ड वेव होगी वो एक स्फेरिकल वेव होगी, जिसकी इंटेंसिटी डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट के साथ डिक्रीज होती चली जाएगी। मींस ये जो स्कैटर्ड वेव होगी, जो कि स्फेरिकल वेव होगी, वो यहाँ पर आर पर भी डिपेंड करेगी। जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इनका एम्पलीट्यूड, इनकी इंटेंसिटी जो है वो कम होती चली जाएगी। तो जो हमारी स्कैटर्ड स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव है उसका जो वेव फंक्शन होगा साई एस, उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कांस्टेंट ए आएगा। और यहाँ पर क्योंकि ये सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो रही हैं, एक्स वाई जेड सभी पॉसिबल डायरेक्शंस में स्कैटर्ड हो रही हैं, तो एक्स वाई जेड को कॉमन फॉर्म में लिखने के लिए हम आर लगाएंगे। आर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्कैटरिंग है वो एवरी पॉसिबल डायरेक्शंस में हो रही है। तो यहाँ पर e की पावर में आइटा के आर आएगा, जबकि हमने इंसिडेंट के लिए यहाँ पर सिर्फ जेड ही लिखा था। और ये इनकी इंटेंसिटी जो है वो डिस्टेंस के साथ डिक्रीज हो रही है, तो डिस्टेंस यहाँ पर रेसिप्रोकल में आएगा आर। जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे इनका एम्पलीट्यूड और स्कैटरिंग जो है वो कम होती चली जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो स्फेरिकल वेव्स की इंटेंसिटी होगी ये किस पर डिपेंड करेगी? ये डिपेंड करेगी एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर। आपका टारगेट का नेचर क्या है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है। तो उस फैक्टर को इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ पर एक फैक्टर इंक्लूड करना होगा, और वो फैक्टर यहाँ पर आप लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे। वो फैक्टर पहले लिख देते हैं एफ थीटा फाई, और साथ में हमारे पास आएगा ई की पावर आइटा के आर बाय आर। ये जो एफ थीटा फाई है ये किस पर डिपेंड करेगा? एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द टारगेट पर डिपेंड करेगा कि इसका शेप क्या है, साइज क्या है। तो यहाँ पर एफ थीटा फाई को ही हम बोलते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। इसमें रियल पार्ट भी होगा, इमेजिनरी पार्ट भी होगा, और साथ के साथ ये एफ थीटा फाई जो है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड जो है वो स्कैटरिंग प्रॉब्लम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ अ पार्टिकल इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पार्टिकल के स्कैटरिंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो हमें ये बताता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई। और इस एफ थीटा फाई की हेल्प से हम जो हमारे एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं स्कैटरिंग प्रॉब्लम की, जो कि है डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, उसको बहुत इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। वो डिटरमाइन करनी क्यों जरूरी है? क्योंकि उससे हमें उस फोर्स का नेचर पता लगेगा, उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर होगी जो कि इस स्कैटरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो एफ थीटा फाई कैलकुलेट होगा। पहले एफ थीटा फाई को कैलकुलेट करके हम डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन
एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि एफ थीटा फाई जो है वो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से भी रिलेटेड होता है और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से भी रिलेटेड होता है। वो रिलेशनशिप क्या होगा वो इस वीडियो के एंड तक आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम आपको सिंपल बनाना है, ये प्लेन वेव्स नहीं बनानी, ये स्फेरिकल वेव्स नहीं बनानी, इसके अलावा जो आपको यहाँ पर बताया गया था वो आपको सब बनाना है एग्जाम में। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर प्लेन वेव्स और स्फेरिकल डाइवर्जिंग स्कैटरिंग वेव जो है वो यहाँ पर आपको बना के दी गई हैं। तो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो उसकी थ्योरी को आप कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए अब वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप हेडिंग बना लीजिए स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। द श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर अ स्कैटरिंग ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम कैन बी रिटन एज। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंसिडेंट पार्टिकल है और एक टारगेट है। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास टू पार्टिकल प्रॉब्लम है, टू पार्टिकल सिस्टम है, और टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है वो क्या होती है हमारे पास, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2 म्यू डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर साई इज इक्वल टू ई साई। ये हमारे पास होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर अ टू पार्टिकल सिस्टम। और यहाँ पर जो म्यू है वो हमारे पास रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम है। टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जो रिड्यूस्ड मास का एक्सप्रेशन होता है वो होता है म्यू इज इक्वल टू एम इंटू एम डिवाइड बाय एम प्लस एम, जहां पर एम जो है, स्मॉल एम जो है वो मास ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल है और कैपिटल एम जो है वो यहाँ पर मास ऑफ द टारगेट है। At a large distance from the target, the effect of potential is negligible and the parallel beam of incident particles can be represented by the plane wave। जब हमारे पास इंसिडेंट पैरेलल बीम इस टारगेट पोटेंशियल से बहुत दूर होगी तो उस केस में हम इस पैरेलल बीम को, इंसिडेंट बीम को एक प्लेन वेव की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो हमारे पास किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए ई की पावर आइटा के जेड। तो साई आई यहाँ पर एक प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंसिडेंट बीम के प्लेन वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पर ए कांस्टेंट है क्योंकि बीम जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही है, तो यहाँ पर हमने जेड लगाया है। जहां पर के जो है वो वेव वेक्टर है जिसकी वैल्यू होती है पी अपॉन एच कट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से पी की वैल्यू आ जाएगी एच कट के। इसको आप याद रखिएगा, इस रिलेशन को हम आगे यूज करेंगे। और पी यहाँ पर मोमेंटम है पार्टिकल का, तो यहाँ पर पी जो है वो क्या होगा, म्यू इंटू वी। इस पूरे सिस्टम में हम मास की जगह पर रिड्यूस मास लेंगे, म्यू लेंगे, तो मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। यहाँ पर हम मास की जगह रिड्यूस्ड मास लेंगे, म्यू इंटू वी। तो स्टूडेंट्स, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा साई आई स्टार इज इक्वल टू, ए कांस्टेंट है, ए का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ए ही रहेगा, और ई की पावर आइटा के जेड का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसमें आपको क्या करना होगा, आइटा का साइन चेंज करना होगा। यहाँ पर प्लस आइटा है तो यहाँ पर माइनस आइटा करना होगा, ई की पावर माइनस आइटा के जेड। इसको लिखना जरूरी था क्योंकि इसका हम आगे यूज करेंगे, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। द स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। जब ये पैरेलल बीम जो है इस टारगेट के पोटेंशियल फील्ड में आएगी तो ये क्या होगा, हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगी। तो जो हमारा स्कैटर्ड वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। हमारी जो स्कैटर्ड वेव होगी वो स्फेरिकल वेव होगी जिसका एम्पलीट्यूड डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट के साथ डिक्रीज होता चला जाएगा। तो यहाँ पर जो स्कैटर्ड वेव होगी वो आर पर भी डिपेंड करेगी, डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट पर भी डिपेंड करेगी। और स्फेरिकली डाइवर्जिंग स्कैटर्ड वेव को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, साई एस इज इक्वल टू ए एफ थीटा फाई ई की पावर आइटा के आर। क्योंकि ये हर पॉसिबल डायरेक्शन में स्कैटर्ड हो रही है तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड की जगह पर आर लगाया है। आर में हमारा तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे एक्स वाई जेड, और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो डिस्टेंस का डिक्रीज होगा तो यहाँ पर हमें नीचे आर भी लगाना होगा। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी। साई एस का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा, साई एस स्टार इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है तो ए का ए ही रहेगा, और एफ थीटा फाई का जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा उसे हम एफ स्टार से डिनोट करेंगे, तो यहाँ पर एफ स्टार थीटा फाई आ जाएगा। एफ थीटा फाई जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है, तो एफ थीटा फाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हमें एफ स्टार थीटा फाई से डिनोट करना होगा। और ई की पावर आइटा के आर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाएगा ई की पावर माइनस आइटा के आर बाय आर। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। वेयर एफ थीटा फाई इज कॉल्ड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड व्हिच इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन। एफ थीटा फाई यहाँ पर स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है जो कि एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा एफ थीटा फाई है दैट इज स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आइए वो फैक्टर्स पढ़ते हैं।
द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 डायरेक्शन एंड एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट पार्टिकल। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई जो है वो डायरेक्शन और एनर्जी ऑफ इंसिडेंट पार्टिकल पर डिपेंड करेगा। सेकंड, द शेप एंड साइज ऑफ द टारगेट दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द टारगेट। जो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है वो इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि आपका टारगेट का साइज और शेप क्या है, मींस आपके टारगेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पार्टिकल स्कैटरिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाई बेसिकली हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में स्कैटर्ड होगा एंड इज अ क्रूशियल फैक्टर टू डिटरमाइन डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। और इसी स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से आप इस स्कैटरिंग प्रॉब्लम की एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज दैट इज डिफरेंशियल एंड टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को डिटरमाइन कर पाएंगे। वो कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे वो हम पढ़ेंगे अब। तो स्टूडेंट, जो हमारा इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन था वो हमारा साई आई था जो कि सेकंड इक्वेशन में था, और जो स्कैटर्ड पार्टिकल्स का वेव फंक्शन था वो साई एस था जो हमने फोर्थ इक्वेशन में लिखा था। फर्स्ट इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो हमें साई की वैल्यू देगा। तो यहाँ पर हमारे पार्टिकल की दो आयन स्टेट्स हैं, एक है हमारे पास इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन और है हमारे पास स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन। तो जो हमारा सोल्यूशन होगा फर्स्ट इक्वेशन का जो कि हमें साई की वैल्यू देगा, वो एक्चुअली साई जो है वो इन दो वेव फंक्शंस का अलजेब्राइक सम होगा, इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन प्लस स्कैटर्ड पार्टिकल का वेव फंक्शन का सम होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन का जो जनरल सोल्यूशन होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे, thus the general solution of equation 1 can be expressed as first equation का solution हमें psi की वैल्यू देगा, that will be the sum of ion state of incident particle that is psi I plus ion state of scattered particle that is psi S। तो दोनों वेव फंक्शंस को ऐड करके आपको टोटल वेव फंक्शन मिलेगा सिस्टम का दैट इज साई। तो यहाँ पर साई आई की वैल्यू पुट कर देते हैं ए ई की पावर आइटा के जेड प्लस यहाँ पर साई एस की वैल्यू पुट कर देते हैं ए एफ थीटा फाई ई की पावर आइटा के आर बाय आर। ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, अब हमें डिटरमाइन करना है कि आखिरकार हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड को कैसे रिलेट कर पाएंगे डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन से। डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, और डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन को हम सिग्मा थीटा फाई से डिनोट करते हैं। और इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम एज अ रेशो रिप्रेजेंट करते हैं। ये रेशो होता है किस किसका, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल। प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या है स्कैटर्ड वेव की पर यूनिट सॉलिड एंगल, ऊपर न्यूमरेटर में ये आएगा और नीचे आएगा हमारे पास सिंपली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव। ऊपर आप देखिए प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है स्कैटर्ड वेव की पर यूनिट सॉलिड एंगल, जबकि नीचे क्या है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट वेव है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। और क्वांटम मैकेनिक्स में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को हम जे से डिनोट करते हैं। तो स्कैटर्ड वेव की जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी होगी पर यूनिट सॉलिड एंगल उसे हम जे प्राइम एस से डिनोट करेंगे। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल। और नीचे हमारे पास सिंपली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है इंसिडेंट वेव की, जिसे हम जे आई से डिनोट करेंगे। तो हमें बेसिकली करना क्या है, जे एस प्राइम डिटरमाइन करना है, जे आई डिटरमाइन करना है, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का मेन फॉर्मूला होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, वो क्या होता है, इन क्वांटम मैकेनिक्स प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जो है उसे हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज बेसिकली गिवन बाय h कट बाय 2 आइटा m साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है। इस फॉर्मूला को हमने पूरी डिटेल में इस लेक्चर में स्टडी किया था, वहां पर आप इसकी डेरिवेशन देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे टू डिटरमाइन जे एस प्राइम एंड जे आई। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जे आई की, तो जे आई के को डिटरमाइन करने के लिए क्या आ जाएगा, साई की जगह पर इंसिडेंट वेव फंक्शन साई आई आ जाएगा। जहां जहां साई है वहां वहां आप साई आई लिखेंगे। और स्कैटर्ड वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी डिटरमाइन करने के लिए जहां जहां साई है वहां वहां साई एस आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव क्या हो जाएगी, जे आई, वो क्या हो जाएगा हमारे पास h का 2 आइटा, और यहाँ पर 2 पार्टिकल सिस्टम में हम m की जगह पर रिड्यूस्ड मास म्यू लेंगे। यहाँ पर साई की जगह पर आ जाएगा साई आई, ऊपर स्टार है, डेल साई की जगह साई आई आ जाएगा, माइनस साई की जगह साई आई, डेल साई की जगह साई आई, ऊपर स्टार आ जाएगा। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव डिटरमाइन करने के लिए यहाँ पर हम JS लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू h कट बाय 2 आइटा म्यू, और साई की जगह पर क्या आ जाएगा, साई एस आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा साई एस स्टार डेल साई एस माइनस साई एस
डेल साई एस स्टार आ जाएगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। अब स्टूडेंट्स हमारे पास साई आई स्टार की वैल्यू है, साई आई की वैल्यू है, यहाँ पर हमने फाइंड कर रखी है साई आई की वैल्यू, साई आई स्टार की वैल्यू। इनकी वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो जे आई की वैल्यू मिल जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, साई एस एंड साई एस स्टार की वैल्यूज उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो वहां से हमें जे एस की वैल्यू मिल जाएगी। ये सारा काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, साई आई एंड साई आई स्टार की वैल्यू सेकंड और थर्ड इक्वेशन से उठाकर 8th में पुट करेंगे। तो यहाँ पर डेल भी है। डेल एक डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है जिसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल इज इक्वल टू आइटा करली बाय करली एक्स प्लस जे करली बाय करली वाई प्लस के कैप करली बाय करली जेड। इन तीनों को मिलाकर हम करली बाय करली आर भी लिख सकते हैं। आर में हमारे पास एक्स वाई जेड तीनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स क्योंकि हमारी इंसिडेंट वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही थी, तो यहाँ पर हम डेल का सिर्फ जेड कंपोनेंट ही लेंगे, दैट इज करली बाय करली जेड। तो जो यहाँ पर हम डेल लेंगे 8th इक्वेशन में, ये इंसिडेंट वेव की प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। तो यहाँ पर हम डेल की जगह पर सिर्फ और सिर्फ करली बाय करली जेड पुट करेंगे, क्योंकि हमारी इंसिडेंट वेव जो है वो जेड एक्सिस के अलोंग प्रोपेगेट कर रही थी। यूजिंग 2 3 एंड डेल इक्वल टू करली बाय करली जेड इन 8 वी गेट ji is equal to h cut by 2 iota mu। तो यहाँ पर साई आई स्टार की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है हमारे पास a e की पावर माइनस आइटा के जेड। उसके बाद डेल की जगह करली बाय करली जेड पुट करेंगे, साई आई की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है a e की पावर आइटा के जेड माइनस साई आई की वैल्यू पुट करेंगे a e की पावर आइटा के जेड। इस डेल की जगह पर हम पुट करेंगे करली बाय करली जेड और इस साई आई स्टार की जगह पर हम ये पुट करेंगे a e की पावर माइनस आइटा के जेड। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर a इंटू ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर माइनस आइटा के जेड ऐसे ही रहेगा। e की पावर आइटा के जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पहले e की पावर आइटा के जेड ऐसे ही आ जाएगा, फिर जो जेड का कोफिशिएंट है आइटा के वो साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस a इंटू ए जो है वो ए स्क्वायर हो जाएगा, e की पावर आइटा के जेड। यहाँ पर e की पावर माइनस आइटा के जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, पहले तो e की पावर माइनस आइटा के जेड ऐसे ही आ जाएगा, फिर जेड का जो कोफिशिएंट है माइनस आइटा के वो यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए बेस सेम है, ये पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो इन्हें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से ई हटाकर यहाँ पर प्लस का साइन लगा सकते हैं। आइटा के जेड प्लस आइटा के जेड, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो पावर यहाँ पर 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ई की पावर 0 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ई की पावर 0 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी, तो पावर ऐड होकर क्या बन जाएगा, यहाँ पर e की पावर आइटा के जेड माइनस आइटा के जेड, तो पावर जो है वो 0 हो जाएगी यहाँ पर भी। तो e की पावर जो है 0 हो जाएगा, e की पावर 0 जो है वो 1 होता है, और ये माइनस और माइनस साइन जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। e की पावर 0 1 हो गया, साथ में हमारे पास आइटा के आ गया, माइनस माइनस हो गया प्लस ए स्क्वायर, और साथ में हमारे पास आइटा के आ गया ये वाला। स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको करेंगे तो ये दोनों चीज सेम है, तो ये दोनों ऐड होके बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर आइटा के। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आइटा से आइटा जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा जे आई इज इक्वल टू एच कट के इंटू ए स्क्वायर बाय म्यू। स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एच कट के जो है वो किसके बराबर है, मोमेंटम पी के बराबर है, क्योंकि हमारे पास के जो था वो क्या था, हमारे पास पी अपॉन एच कट के बराबर था। तो यहाँ से हमारे पास एच कट के जो है वो पी के बराबर आ गया था, तो इस एच कट के की जगह पर हम पी पुट कर देंगे, पी ए स्क्वायर बाय म्यू, और पी क्या था हमारे पास, मास इंटू वेलोसिटी, मास रिड्यूस्ड मास लेंगे म्यू वी, तो यहाँ पर ए स्क्वायर बाय म्यू, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो जी आई की वैल्यू आ जाएगी वी ए स्क्वायर। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव तो हमारा हमने निकाल ली है। अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव जे एस। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर साई एस स्टार की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली साई एस की वैल्यू पुट करेंगे ये वाली, और इस डेल की जगह पर, क्योंकि स्कैटर्ड वेव जो है वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है, तो यहाँ पर हम डेल की जगह पर करली बाय करली आर लेंगे। आर का मतलब ये है कि इसमें एक्स वाई जेड सब इंक्लूड हो जाएगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग 4 5 एंड डेल इक्वल टू करली बाय करली आर इन 9 वी गेट। तो ध्यान से देखिएगा, जे एस इज इक्वल टू एच कट बाय 2 आइटा म्यू, यहाँ पर साई एस स्टार की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है ए एफ स्टार थीटा फाई ई की पावर माइनस आइटा के आर बाय आर, और यहाँ पर इस डेल की जगह पर हम पुट करेंगे करली बाय करली आर, इस साई एस की जगह पर पुट करेंगे ये ए एफ थीटा फाई ई की पावर आइटा के आर बाय आर। उसके बाद माइनस साइन साई एस की जगह पर हम पुट करेंगे ए एफ थीटा फाई ई की पावर आइटा के आर बाय आर, इस डेल की जगह पर करली बाय करली आर पुट कर दिया, और इस साई एस स्टार की जगह पर हम पुट करेंगे ए एफ स्टार थीटा फाई ई की पावर माइनस आइटा के आर बाय आर।
तो स्टूडेंट्स अब हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा, एक एक स्टेप यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा। अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर हो गया, एफ स्टार थीटा फाई आ गया। ये एफ थीटा फाई जो है वो आर का फंक्शन नहीं है, इसे आप बाहर ले लेंगे, एफ थीटा फाई बाहर आ गया। e की पावर माइनस आटा के आर बाय आर, जो यहाँ पर लिखा हुआ था वो मैंने लास्ट में लिख दिया, e की पावर माइनस आटा के आर बाय आर। तो हमारे पास बचा क्या अंदर, हमारे पास बचा e की पावर आटा के आर बाय आर, जिसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है r के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या करते हैं, इस r को ऊपर ले जाते हैं, इसे हम लिख देते हैं r की पावर -1। तो हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शन है, एक पहला फंक्शन ये है r का और दूसरा फंक्शन ये है r का, इसे हम u मान लेते हैं, इसे हम v मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा, प्लस फिर हम सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो आइए हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं, e की पावर आटा के आर का पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं r के रिस्पेक्ट में, तो वो बनेगा e की पावर आटा के आर, फिर r का जो कोफिशिएंट है आटा के वो आ जाएगा, ये आटा के है यहाँ पर, और सेकंड फंक्शन b जो है r की पावर -1 वो ऐसे ही रहेगा, प्लस उसके बाद e की पावर फर्स्ट फंक्शन आटा के r ऐसे ही रहेगा, r की पावर -1 का जो डिफरेंशिएशन होगा पार्शियल r के रिस्पेक्ट में वो होगा -1 आगे आ जाएगा, r की पावर -2 हो जाएगा, और ये जो टर्म थी e की पावर माइनस आटा के आर बाय आर वो मैंने यहाँ पर लिख दी है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करते हैं, यहाँ से e की पावर आटा के आर बाहर ले लेते हैं। ये काम आप इसी स्टेप में करेंगे, e की पावर आटा के आर आप बाहर ले लेंगे, यहाँ से ये बाहर आ गया। अब बेस सेम है, पावर साइड हो जाएंगी, पावर साइड होकर बन जाएगा e की पावर माइनस आटा के आर प्लस आटा के आर, माइनस आटा के आर प्लस आटा के आर जो है वो 0 हो जाएगा, e की पावर 0 बन जाएगा यहाँ पर। चाहे तो आप अगले स्टेप में कर सकते हैं, चाहे तो आप इसी स्टेप में कर सकते हैं। और यहाँ पर r की पावर -1 को आप नीचे ले आइए, तो ये नीचे आकर ये बन जाएगा। उसके बाद r की पावर -2 को आप नीचे ले आइए, तो यहाँ पर r स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सिंपली -1 अपॉन लिख देते हैं। तो ब्रैकेट में हमारे पास ये रह जाएगा, जब हम इसका u इंटू वी रूल से r के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आप इसको भी सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए, a इंटू ए स्क्वायर हो गया, एफ स्टार थीटा फाई जो है वो r का फंक्शन नहीं है, उसे आप बाहर ले लीजिए, एफ स्टार थीटा फाई e की पावर आटा के आर बाय आर लिखा हुआ हमने यहाँ पर। अब हमारे पास यहाँ पर e की पावर माइनस आटा के आर बाय आर है, इस r को हम ऊपर ले जाते हैं, r-1। तो यहाँ पर भी हमारे पास दो फंक्शन है r के, एक ये है और एक ये है, ये हमारा u है, एक ये हमारा b है। पहले हम u का पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो क्या बनेगा, ये ध्यान से देखिएगा, e की पावर माइनस आटा के आर, फिर r का जो कोफिशिएंट है माइनस आटा के वो यहाँ पर आएगा, माइनस साइन भी आएगा यहाँ पर, तो छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर माइनस आटा के r की पावर -1 ऐसी रहेगा, प्लस फर्स्ट फंक्शन e की पावर माइनस आटा के r को ऐसी रखा, r की पावर -1 का डिफरेंशिएशन r के रिस्पेक्ट में हो जाएगा पार्शियली -1 r की पावर -2। इसी तरह से यहाँ से अगर हम e की पावर माइनस आटा के आर बाहर कॉमन लें, ये हमने यहां से कॉमन ले लिया, हम यहां पर कॉमन ले लेते हैं, e की पावर माइनस आटा के आर यहां पर हमने कॉमन ले लिया, तो आटा के आर माइनस आटा के आर ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है यहाँ पर, तो ये बन जाएगा e की पावर आटा के आर माइनस आटा के आर, जो कि ऐड होकर 0 बन जाएगा, तो यहाँ पर e की पावर 0 आ जाएगा, ये आ गया। और यहाँ पर इस r की पावर -1 को आप नीचे ले आइए, तो ये प्लस का r की पावर 1 हो जाएगा, r की पावर +1 हो गया, यहाँ से ब्रैकेट हटा दीजिए, माइनस आटा के लगा हुआ यहाँ पर, उसके बाद प्लस माइनस माइनस कर दीजिए, -1 हट जाएगा यहाँ से, और इस r की पावर -2 को नीचे ले आइए, तो ये बन जाएगा 1/r²। तो इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद ब्रैकेट में हमारे पास ये बचेगा सिर्फ। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, वहां से हमें js की वैल्यू मिलेगी, js की वैल्यू से हमें js प्राइम की वैल्यू निकालनी है, फिर उससे हमें डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है। थोड़ा सा काम और रह गया है, ये हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हम प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर स्कैटर्ड वेव js का एक्सप्रेशन यहां तक फाइंड कर चुके थे, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई हमें करना होगा। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर f स्टार इंटू एफ है, यहाँ भी हमारे पास f इंटू एफ स्टार है, तो f को जब हम f स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी फंक्शन को उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे हम मॉड ऑफ एफ स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम एफ स्टार थीटा फाई के प्रोडक्ट को
मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर है, और ये जो हमारे पास e की पावर 0 था ये 1 हो गया, और ये वाले r को हमने यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर आइटा k बाय r है, माइनस का 1 बाय r स्क्वायर है, माइनस ए स्क्वायर एफ थीटा फाइव मल्टीप्लाई एफ स्टार थीटा फाइव को हम मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर लिखेंगे। नीचे हमारे पास यहाँ पर ये वाला r है, e की पावर 0 1 हो गया, माइनस आइटा k बाय r माइनस 1 बाय r स्क्वायर आ गया। अब हमें सिंपली करना क्या है, इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर आइटा k बाय r, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद माइनस ए स्क्वायर एफ थीटा फाइव का मॉड का स्क्वायर आर स्क्वायर इंटू आर हो गया आर क्यूब, प्लस यहाँ पर माइनस माइनस हो गया प्लस ए स्क्वायर एफ थीटा फाइव मॉड का स्क्वायर आइटा k बाय r, उसके बाद माइनस माइनस यहाँ पर हो गया प्लस ए स्क्वायर एफ मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर इंटू आर हो गया हमारे पास आर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये टर्म माइनस की है और ये टर्म जो है वो प्लस की है, दोनों आइडेंटिकल टर्म्स है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये टर्म्स जो है वो सेम है, ये और ये सेम है, और दोनों के आगे प्लस का साइन है, तो ये ऐड होकर बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर आइटा k बाय r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, आइटा से आइटा कैंसिल हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर, एच कट k हमने अलग से लिख दिया, नीचे म्यू r स्क्वायर बचा, एच कट k जो है वो p के बराबर होता है, और p जो है वो म्यू v के बराबर होता है। तो ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर म्यू v बाय म्यू r स्क्वायर, म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, सो js इज इक्वल टू ए स्क्वायर एफ थीटा फाइव मॉड स्क्वायर v बाय r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आई है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव, जबकि डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के न्यूमरेटर में हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल था। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा था एरिया ds ऑफ डिटेक्टर एट टारगेट, जो कि d ओमेगा था, और d ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास ds बाय r स्क्वायर। तो ds एरिया जो है डिटेक्टर का इतना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, तो डिटेक्टर का यूनिट एरिया कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट एरिया ऑफ डिटेक्टर एट द टारगेट। इसको आपको किससे डिवाइड करना होगा, डिटेक्टर के सरफेस एरिया ds से डिवाइड करना होगा, ds बाय r स्क्वायर, और यहाँ पर s लगा दो, ds से ds कैंसिल, तो 1 बाय r स्क्वायर आ गया। तो अगर हम इस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव को इस सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय यूनिट एरिया एट द टारगेट से 1 बाय r स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल, जिसे हमने js प्राइम से डिनोट किया था, दैट विल बी इक्वल टू दिस प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव डिवाइडेड बाय दिस सॉलिड एंगल, जो कि डिटेक्टर का यूनिट एरिया टारगेट पर सबटेंड कर रहा है, जो कि है 1 बाय r स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस js को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस नीचे वाले r स्क्वायर को यहां पर इंटू 1 बाय r स्क्वायर करके भी लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख दीजिए। तो ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव स्क्वायर b इंटू 1 बाय r स्क्वायर, और नीचे 1 बाय r स्क्वायर है, 1 बाय r स्क्वायर से 1 बाय r स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल हमें मिल चुका है js प्राइम ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव स्क्वायर b। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव आ चुका था 10th इक्वेशन में, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल आ गया है 11th इक्वेशन में। इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आ जाएगा, फिर हम वहां से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे लास्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शंस में हमने प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर इंसिडेंट वेव निकाल लिया था 10th इक्वेशन में, और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी फॉर स्कैटर्ड वेव पर यूनिट सॉलिड एंगल निकाल लिया था 11th इक्वेशन में। तो जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है बाय डेफिनेशन वो इन दोनों का रेशियो होता है। तो यहाँ पर js प्राइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए स्क्वायर मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर b, और नीचे यहाँ पर ji की वैल्यू पुट कर देते हैं b a स्क्वायर। तो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाइव आ जाएगा हमारे पास मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर, क्योंकि b से b कैंसिल हो जाएगा और a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये होता है हमारे पास रिलेशन बिटवीन डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा थीटा फाइव एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाइव। जो डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है हमारे पास वो मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए स्टूडेंट्स जो सिग्मा थीटा फाइव का ऐसा यूनिट होता है जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम मीटर स्क्वायर पुट करें और इस स्क्वायर को इधर लेके आए तो मीटर स्क्वायर से स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा।
तो एफ थीटा फाइव का जो एसआई यूनिट होगा वो मीटर्स होगा। एज एसआई यूनिट ऑफ सिग्मा थीटा फाइव इज मीटर स्क्वायर, सो एसआई यूनिट ऑफ स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाइव विल बी मीटर्स। तो कोई आपको पूछ ले कि स्कैटरिंग थ्योरी में स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड का एसआई यूनिट क्या होता है, वो मीटर्स होता है। क्योंकि इसका एसआई यूनिट मीटर्स है और हम लेंथ को मीटर्स में ही मेजर करते हैं, तो एफ थीटा फाइव की जो डायमेंशंस होंगी वो लेंथ की होंगी। तो एमसीक्यू क्वेश्चन में भी आपको पूछ सकते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि एफ थीटा फाइव की डायमेंशंस किसकी होंगी, लेंथ की डायमेंशन होंगी, क्योंकि इसका एसआई यूनिट जो है वो मीटर्स होता है। तो अब हम फाइंड करते हैं रिलेशन बिटवीन टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ थीटा फाइव। वो हम कैसे फाइंड करेंगे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि जो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन होता है सिग्मा, वो किसके बराबर होता है, इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई सिग्मा थीटा फाइव, दैट इज डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई साइन थीटा डी फाइव, ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। सिग्मा थीटा फाइव की वैल्यू जो हमने 12th इक्वेशन में फाइंड किया वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। यूजिंग 12 इन 13 वी गेट सिग्मा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to 2 पाई। यहाँ पर हमने सिग्मा थीटा फाइव की वैल्यू पुट कर दी, मॉड ऑफ एफ थीटा फाइव का स्क्वायर साइन थीटा डी फाइव। तो जो रिलेशन होता है हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन सिग्मा एंड एफ थीटा फाइव स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, वो कुछ इस प्रकार से होता है। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आप स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड की हेल्प से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन एंड डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो इन दो फॉर्मूला की हेल्प से जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। बट क्वेश्चन ये है कि हम स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखनी होगी सिस्टम के लिए, उसे सॉल्व करके हमें साई की जो वैल्यू है वो फाइंड करनी होगी, और साई की वैल्यू जो है वो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी जिसमें इंसिडेंट पार्टिकल का वेव फंक्शन भी होगा और स्कैटर्ड पार्टिकल का भी वेव फंक्शन होगा। कुछ इस प्रकार का सोल्यूशन हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा एफ थीटा फाइव, जब हम अपनी स्कैटरिंग प्रॉब्लम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप कर लेंगे, उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेंगे, सोल्यूशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा। तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट होगा वो हमें एफ थीटा फाइव की वैल्यू देगा। यहाँ से एफ थीटा फाइव फाइंड करेंगे, एफ थीटा फाइव हमें मिल जाएगा, तो हम स्कैटरिंग डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फाइंड करेंगे यहाँ से। फिर हम इस एफ थीटा फाइव की हेल्प से टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन जो है वो फाइंड आउट करेंगे, जो कि एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटीज हैं किसी भी स्कैटरिंग प्रॉब्लम की, जिससे हम स्कैटरिंग प्रॉब्लम के नेचर और कंसेप्ट को, मींस उस फोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है स्कैटरिंग प्रोसेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक रिलेटेड टू थ्योरी ऑफ स्कैटरिंग के साथ। टिल देन टेक केयर।